हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बने होते हैं, जिसमें हम लोगों ने गैल्वेनिक शेल के बारे में बात की थी और देखा था कि गैल्वेनिक शेल जो है वो दो कंटेनर से बना होता है। दो कंटेनर्स इसमें होते हैं, एक के अंदर हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और एक का जो होता है वो जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। इन दोनों कंटेनर को हम लोग एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं और जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड से इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जबकि कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड से इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। और इसको अगर हम लोग वोल्टमीटर से जोड़ दें तो हमने बताया था कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1.10 वोल्ट का करंट जो है, इतने वोल्टेज का करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ये जो कंटेनर्स हैं, जो अलग अलग कंटेनर्स बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, इन कंटेनर्स को हम लोग हॉफ सेल कहते हैं। ये हॉफ सेल कहलाता है और ये भी हॉफ सेल होगा। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि जो जिंक का हॉफ सेल होता है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जबकि कॉपर का जो रॉड होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एनोड है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन occurs at नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वही एनोड है। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, जबकि रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन occurs at पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। रिडक्शन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड। तो कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट हो और जिंक की रॉड ही इलेक्ट्रोड हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो दूसरी हाफ सेल है वो कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करे और उसमें जो कैथोड बने वो कॉपर का रॉड बने। तो इसका कोई जो है वो निश्चित नहीं होता है। भिन्न भिन्न सेल जो होती हैं, और भी बहुत सारी सेल्स हैं, तो जिसमें कॉपर सल्फेट की जगह पे कुछ और जिंक सल्फेट की जगह पे कुछ और इनकी रॉड जो होगी वो भी चेंज होती है। लेकिन जो एक यूनिवर्सल चीज है वो ये कि ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस ऑलवेज एट एनोड, चाहे जिस चीज का एनोड हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ऑक्सीडेशन जो होगा वो हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन जो होगा वो हमेशा कैथोड पे होगा। ये चीज याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कैथोड अभी तक जो हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन जो गैल्वेनिक शेल है उसके अंदर कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एनोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। दूसरी चीज जो हम लोगों ने जानी थी इसके पहले वाले लेक्चर में वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जिंक रॉड से फ्लो करेंगे, किधर? कॉपर के रॉड की तरफ। तो डेफिनेटली करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो करंट जो होगा वो कॉपर के रॉड से किधर फ्लो करेगा? कॉपर के रॉड से जिंक रॉड की तरफ करंट फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमने और बताया था आपको कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ऐसे समय में क्या होता है? सबसे पहली चीज जो होती है कि जिंक रॉड धीरे धीरे अपने वेट को लूज करती है। तो सबसे पहली चीज यही होगा कि जिंक रॉड ग्रेजुअली loses its weight। जिंक रॉड जो है वो अपना वेट लूज करेगी। तो जिंक आयन concentration increases in zinc sulfate solution।
जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक +2 आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जिंक रॉड जो होगी वो टूट करके Zn+2 बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी। दूसरा क्या होगा कि कॉपर विल डिपॉजिटेड एट कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर के इलेक्ट्रोड पे कॉपर जो होगा वो डिपॉजिट होगा, यानी कॉपर की जो रॉड होगी कैथोड में वो मोटी होती जाएगी, उसका वेट बढ़ता जाएगा। अगली चीज क्या होगी कि Cu+2 आयन concentration decreases in copper sulfate solution। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो Cu+2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि ये Cu+2 Zn के द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा, और वही कॉपर इस कॉपर रॉड पर जाके डिपॉजिटेड हो जाती है, तो ये घटेगा। अगला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेंगे और करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेंगे। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इतने स्टेप्स होते हैं। हम लोगों ने इसका पार्ट्स भी किया था। अब चूंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो इसको लिखते हैं रिडक्शन ऑफ सेल। दोनों सेल के अंदर जो उपस्थित है, जो दोनों ऑफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसका कंसंट्रेशन 1 m कर देते हैं, 1 m कंसंट्रेशन, और इतने कंसंट्रेशन पे जो हमें पोटेंशियल मिलता है वो 1.10 वोल्ट का पोटेंशियल मिलता है। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और बात किया था थोड़ा सा हम लोगों ने साल्ट ब्रिज का, कि साल्ट ब्रिज है क्या और ये करता क्या है। तो अभी आज हम लोग देखेंगे कि साल्ट ब्रिज कैसे बनाया जाता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, साल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं। तो देखो साल्ट ब्रिज जो होती है वो एक यू शेप्ड ग्लास की खोखली ट्यूब होती है। ये खोखली होती है, अंदर से कुछ नहीं होता है, ट्यूब होती है। अभी इसके अंदर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हुआ या पोटेशियम नाइट्रेट हुआ या अमोनियम नाइट्रेट हुआ। इन चीजों को लेकर के अगर जेली में मिला करके एक पेस्ट बनाया जाता है और इस पेस्ट को इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर भर दिया जाता है और उसके बाद दोनों सिरों पे इस पे कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग लगा के छोड़ देंगे और इसको सॉल्यूशन में दोनों हाथ सेल को जोड़ते हुए सॉल्यूशन के अंदर डुबा देते हैं। इसका काम क्या है, सबसे पहला काम जो हमने इसके पहले लेक्चर में भी बताया था कि इट रिड्यूस द ट्रैफिक प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे जिंक आयंस बनते हैं और जिंक आयनों की संख्या क्या होती है, बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो जिंक आयनों की संख्या जब बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, ऐसी कंडीशन में एक ट्रैफिक यहाँ क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की फ्लुएंसी इंटरप्टेड हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की फ्लुएंसी इंटरप्टेड हो जाएगी तो डेफिनेटली करंट भी फ्लो नहीं करेगा, इट मींस शेल विल स्टॉप वर्किंग। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये कि ये सर्किट को कंप्लीट करती है, ये सर्किट को कंप्लीट करेगी, यानी सर्किट को जोड़ने के लिए दो वायर्स जुड़ने चाहिए। तो एक तो हमने इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड जोड़ दिया तो सॉल्यूशन से सॉल्यूशन को जोड़ करके साल्ट ब्रिज जो है वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है ताकि दोनों हाफ सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज रहे। अदरवाइज अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी या Zn+2 की संख्या बढ़ेगी तो Zn+2 की संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये कंटेनर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये सिचुएशन ना क्रिएट होने पाए इसलिए हम लोग यहाँ पे साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है।
फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। क्या काम है साल्ट ब्रिज का? तो सबसे पहली चीज कि इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक ऑफ Zn plus 2 ions produced during the oxidation of zinc rod। जिंक रॉड में ऑक्सीडेशन होने के कारण जो Zn+2 प्रोड्यूस होते हैं उसके ट्रैफिक को ये रिड्यूस करता है। दूसरा काम क्या करता है? इट completes the circuit। और तीसरी चीज इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बिटवीन टू हॉफ सेल्स। दो हॉफ सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करके रखता है ताकि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है वो इंटरप्टेड ना होने पाए और करंट का फ्लो जो है वो भी इंटरप्टेड ना होने पाए। तो ये महत्वपूर्ण फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो साल्ट ब्रिज के द्वारा होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी गैल्वेनिक शेल को हम एक्सटर्नल सोर्स से वोल्टेज प्रोवाइड करें या उसको एक्सटर्नल सोर्स से करंट दें तो क्या होगा। अगर जैसे अभी हम लोगों ने क्या जाना कि गैल्वेनिक शेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर इस गैल्वेनिक शेल को हम एक्सटर्नल सोर्स से पोटेंशियल प्रोवाइड करें या एक्सटर्नल सोर्स से इसको करंट हम देना शुरू करें तो इस सेल के फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज के बारे में हम लोग जाने। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स जो दोनों हाफ सेल्स के अंदर भरे हुए हैं इनका कंसंट्रेशन 1 m है तो ऐसी कंडीशन में ये 1.10 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। अब देखना क्या है कि अगर एक्सटर्नल सोर्स से इसको हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो वो कितना है, वो कितना पोटेंशियल प्रोवाइड हो रहा है। तो अगर मान लो कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो 1.10 वोल्ट से कम है तो ऐसी कंडीशन पे देयर इज नो चेंज अकर्स इन द सेल विल कंटिन्यू वर्क। सेल जो होगी वो कंटिन्यू काम करती रहेगी, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दिया गया पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से ज्यादा है देन सेल विल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर 1.10 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल इस सेल को दिया जाए किसी एक्सटर्नल सोर्स से तो ऐसी कंडीशन में ये सेल क्या करेगी? कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तब ये गैल्वेनिक शेल नहीं रह जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से दिया गया पोटेंशियल अब इनके इलेक्ट्रोलाइट्स को डिकम्पोज करना या इलेक्ट्रोलाइज करना शुरू कर देगा और जो कैथोड है वो एनोड हो जाएगा, जो एनोड है वो कैथोड हो जाएगा। ये सेल जो होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन सपोज करो कि अगर इसको जो एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं वो 1.10 वोल्ट के इक्वल दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में सेल विल स्टॉप वर्किंग, वो काम करना बंद कर देगी। कुछ नहीं होगा, ना तो वो गैल्वेनिक शेल रह जाएगी ना ही वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनेगी, बल्कि वो सीधे सीधे अपने काम को बंद कर देगी। यानी नो मोर इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड नो मोर करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सेल जो होगी वो टोटली रेस्ट में आ जाएगी, बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो ये तीनों सिचुएशंस याद रखनी है। तो कैसे हम लोगों को इसको लिखना है? इसको हम लोग लिख लें
functioning of cell, functioning of cell when an external potential given। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया जा रहा है तो सेल में क्या काम होगा, सेल कैसे काम करेगी। तो तीन सिचुएशंस इसमें हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर जो है जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है यानी ई एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.10 वोल्ट है तो सेल will continue work as galvanic cell। ये सेल जो होगी वो गैल्वेनिक सेल की तरह से काम करती रहेगी। दूसरी कंडीशन है कि अगर ई एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल दैट इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट, तो सेल will converted into इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेल जो होगी वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और तीसरी सिचुएशन क्या है, तीसरी सिचुएशन है कि अगर दोनों इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो अगर दोनों इक्वल होगा तो सेल जो है वो काम करना बंद कर देगी। कि when E external is equal to 1.10 वोल्ट, अगर E external जो है वो 1.10 वोल्ट के बराबर है तो सेल will stop working, सेल काम करना बंद कर देगी। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अगर किसी भी गैल्वेनिक सेल को हम एक्सटर्नल सोर्स से पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये तीन सिचुएशंस आती हैं और ये तीनों सिचुएशंस डिपेंड करती हैं इस बात पे कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो कितना दिया जा रहा है। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से कम है तो सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से ज्यादा है तो सेल जो होगी वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों इक्वल है यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल है 1.10 वोल्ट के, तो ऐसे में सेल काम करना बंद कर देगी। अगली चीज जो हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेल को, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी हम सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं। तो टू रिप्रेजेंट an इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या इसी को हम कहते हैं कि सेल नोटेशन। सेल नोटेशन, सेल नोटेशन हम कैसे लिखते हैं। सेल नोटेशन लिखने के लिए कुछ चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी चाहिए कि किसी भी सेल को लिखने के लिए उन सेल के दोनों हाफ सेल में होने वाले रिएक्शंस को लिख लेना चाहिए। जैसे अगर इस सेल की बात करें जो एक गैल्वेनिक सेल है, जिंक कॉपर सेल है, तो जिंक वाले पोर्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाफ सेल रिएक्शन क्या है, Zn से Zn+2 में कन्वर्जन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हो रहा है, जबकि रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है, Cu+2, और ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है जिसमें Cu। तो सबसे पहला काम कि दोनों हाफ सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस को लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद सेल नोटेशन लिखते समय सबसे पहले वो लिखा जाता है जो एनोड पे होगा, यानी एनोड का काम जो है,
जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है उसको हम पहले लिखते हैं। तो एनोड पे क्या हो रही है, Zn से Zn+2 में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Zn to Zn+2। लिख लिया हमने। अभी दूसरी जो रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है Cu+2 से Cu कन्वर्ट हो रहा है, यानी Cu+2 से क्या बन गया, Cu बन गया। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो दोनों हाफ सेल में क्या हो रहा है ये हमने लिख लिया। दोनों हाफ सेल एक दूसरे से साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो अब इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में हमें साल्ट ब्रिज का सिंबल बनाना होता है और ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं। इसी को हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन कहते हैं। तो आप इस चीज को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। कैसे? बाय पुटिंग द स्टेट्स, बाय पुटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी चीजें आप इसमें सेल में यूज की हो उसको आप नोट कर सकते हो। तो जिंक जो है वो रॉड है और जिंक कैसा होता है, सॉलिड। तो यहां हम लिख सकते हैं जिंक सॉलिड से क्या बनेगा, Zn+2। डेफिनेटली ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो एक्वस लिख सकते हैं। कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 m, हमने 1 m लिखा। अब लिखा क्या, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के बाद कॉपर+2, डेफिनेटली ये एक्वस होगा, एक्वस लिख लिया। 1 m कॉन्सेंट्रेशन का है और उसके बाद बनता क्या है, कॉपर, और कॉपर यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इस तरह से ये एक इंफॉर्मेटिव सेल नोटेशन है जो सेल के बारे में सारी चीजों को कन्वे कर रही है कि कितने कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट है। डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो एक्वस सॉल्यूशंस होंगे, और जिंक से Zn+2 एनोड पे हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन का पोर्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में और रिडक्शन के पोर्शन को किधर, राइट हैंड साइड में। दोनों पोर्शंस को हम लोग किससे सेपरेट करते हैं, एक साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज कैसे लगाते हैं, दो पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से कोई भी सेल हो, कैसी भी सेल हो, अगर आपको ये पता चल गया कि उस सेल में कैथोड कौन है, उस सेल में एनोड कौन है, तो आप उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन आपके सामने लिखा हुआ हो, तो अगर सेल नोटेशन लिखा हुआ है तो आप उस सेल नोटेशन को पढ़ के जान सकते हैं कि इसमें कौन सा एनोड का पोर्शन है और कौन सा कैथोड का पोर्शन है। तो आइए और भी बहुत सारी शेल्स हैं जिसके बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे कि उनका सेल नोटेशन कैसे करें। मान लो कि एक कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की सेल है, इस तरह से आपको लिखा जाएगा कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल। क्वेश्चन आपका क्या होगा कि राइट सेल नोटेशन फॉर द गिवन शेल, और शेल क्या है, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल। तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल लिखा हुआ है सीधे सीधे, हमें कैसे पता कि इसका कौन सा पोर्शन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा पोर्शन रिडक्शन कर रहा है। तो इसके लिए हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, और अभी आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे। क्लास 11th में भी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा है आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसके अंदर एलिमेंट्स अपनी रिएक्टिविटी के आधार पर कैसे अरेंज्ड होते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पे हम लोग ये जान जाते हैं कि विच वन इज मोर रिएक्टिव। क्लास 10th में इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कैसी है। जैसे अगर हम लोग देखें कि सोडियम और पोटेशियम दोनों हैं, दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सिमिलर हैं, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, सिमिलर हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 281 इसका 2881 इसका, यानी आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी एक होगी, तो रिएक्टिविटी अगर वैलेंसी सेम है तो डेफिनेटली दे विल गिव सिमिलर रिएक्शंस, ये सिमिलर रिएक्शंस देंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या देखा कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेशियम सोडियम से ऊपर रखा गया। तो क्लास 10th में क्या आपको बताया गया, क्लास 10th में बताया गया ऐसा इसलिए है कि पोटेशियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चौथी शेल में है, और चौथे सेल में होने की
वजह से उसके ऊपर लगने वाले जो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे वो थोड़े कम होंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। यानी पोटेशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में। क्योंकि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में है तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियस से थोड़ा नजदीक होगा, इसके ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस थोड़े स्ट्रांग होंगे, तो ऐसे में इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पोटेशियम से कहीं ज्यादा होगी, तो ये थोड़ा देरी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसलिए पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है और सोडियम कम रिएक्टिव हो गया। तो ये चीजें हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी। अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो होते हैं जितना ज्यादा नेगेटिव होंगे वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल डिसाइड एट व्हिच वन एलिमेंट या व्हिच वन मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच वन विल रिड्यूस, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। तो इसी चीज को हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कॉपर के लिए जो E0 है, E0 सेल ऑफ कॉपर ये है प्लस 0.34 वोल्ट और E0 सेल फॉर सिल्वर ये है प्लस 0.80 वोल्ट। हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव निगेटिव की तरफ मत जाइए, आप केवल ये देखिए कि जिन दो सेलों में, जिन दो इलेक्ट्रोडों में कंपैरिजन हो रहा है उसमें से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वही रिड्यूस होगी और उसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो अगर यहां देखें तो ये 0.80 है, डेफिनेटली सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर की तुलना में ज्यादा है, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो होगी वो कॉपर की तुलना में सिल्वर की ज्यादा होगी। तो अगर सिल्वर रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो डेफिनेटली अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कॉपर जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, जबकि सिल्वर जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो सिल्वर अगर रिड्यूस होगा तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, देखो तो कॉपर के लिए कॉपर जो है वो Cu+2 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये कहां पे होगा, ये एनोड पे होगा, एनोड पे हो गया ये। अभी सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर Ag+ है और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें रिड्यूस हो जाएगा, Ag में। आप 2 लिख सकते हो तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, लेकिन सेल नोटेशन में 2 नहीं लिखा जाता है। अभी ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, ये काम कहां होगा, कैथोड पर होगा, तो कैथोड पे ये सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा। अब दोनों हाफ रिएक्शन आपने लिख ली। आपको हमने अभी क्या बताया कि सबसे पहले हमें एनोड को लिखना है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर +2 में कन्वर्जन। तो लिख लिया हमने कॉपर सॉलिड से Cu+2 एक्वस बन रहा है। कंसंट्रेशन जो भी दिया रहेगा, जैसा भी कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो कंसंट्रेशन पुट अप करेंगे। साल्ट ब्रिज से सेपरेट करो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें Ag+ से Ag में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये आपका सेल नोटेशन हो गया कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल के लिए। तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल के लिए हम लोग इस तरह से सेल नोटेशन लिख लेंगे। तो किसी भी सेल का सेल नोटेशन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हम ये जान लें कि कौन सी प्रोसेस जो है वो एनोड पे हो रहा है और किसका प्रोसेस कैथोड पे हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक और सेल लिखते हैं, मान लो हम लोग लिखते हैं निकिल और सिल्वर नाइट्रेट सेल, निकिल और सिल्वर नाइट्रेट सेल। तो निकिल सिल्वर नाइट्रेट सेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे निकिल जो होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, यानी निकिल जो होगा वो निकिल से Nickel+2 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और सिल्वर जो होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा किसमें, सिल्वर में। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आपको ये पता चल गया तो आप लिख सकते हो निकिल से Nickel+2 का कन्वर्जन हो रहा है, तो निकिल सॉलिड से Nickel+2 बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन है। साल्ट ब्रिज से हमने सेपरेटेड किया, Ag+ से कन्वर्ट हो गया किसमें, Ag में।
ये आपका इस सेल के लिए सेल नोटेशन हो गया। तो इस तरह से किसी भी सेल का हम लोग सेल नोटेशन लिख लेते हैं। तो अभी एक और देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इससे हट के देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कोई प्रोटॉनिक एसिड होती है। प्रोटॉनिक एसिड का मतलब समझ रहे हैं कि ऑल दो एसिड्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। क्योंकि अभी आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया कि जो ऑर्गेनियस थे, ऑर्गेनियस के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस करेगा वो एसिड होगा। ब्राउनस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो है प्रोटॉन की बात आ गई, और बात आई लुईस के द्वारा जो आई बात वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरेशन के आधार पे। तो इन तीनों जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट था, तीनों अपनी अपनी जगह पे सही माने जाते हैं। लेकिन जब कभी भी हम लोग ऐसे एसिड की बात करते हैं जो हाइड्रोजन आयन निकालता है तो उसको प्रोटॉनिक एसिड बोलते हैं। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं निकालता, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन नहीं निकालता। तो एसिड तो ये भी हो गए बट कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन। तो इसीलिए जब कभी भी प्रोटॉनिक एसिड की बात करेंगे तो इसका मतलब वो एसिड जो हाइड्रोजन आयन निकालती है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर मान लो कि किसी भी सेल के अंदर अगर कोई प्रोटॉनिक एसिड उपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में हम उसका सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे। तो याद रखने की चीज है कि अगर हाइड्रोजन उपस्थित है, अगर मान लो HCl है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे हम H2 लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए। दूसरी चीज, उसी के सामने ब्रैकेट में प्लैटिनम लिखेंगे क्योंकि बिना प्लैटिनम के हाइड्रोजन जो होगी वो अकेले नहीं रहेगी। तो इसलिए इस तरह के सेल नोटेशन को लिखते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है तो डेफिनेटली उसके साथ हमें प्लैटिनम को रखना होगा। और तब गैसेस कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करेंगे, प्रेशर के आधार पर। तो वहां पे अगर हमें कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना है तो वो प्रेशर देंगे कि कितने प्रेशर पर निकल रही है। जैसे हम लोगों ने एक सिंपल सा लिखा कि 1 m कंसंट्रेशन है तो वैसे 1 बार प्रेशर है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो उसके आगे प्रेशर को रिप्रेजेंट करना आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी गैसियस कॉन्सेंट्रेशन को हम उसके प्रेशर से एक्सप्रेस करते हैं। बाकी गैसेस कॉन्सेंट्रेशन हम अन्य विधियों के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा उसमें कहीं गैसों की बात नहीं आई। तो जब कभी भी गैसों की बात आएगी, जैसे हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा वेपर प्रेशर की बात पढ़ी, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो गैसियस स्टेट होता है। जहां पे हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा तो वहां पे बात किसकी आई, प्रेशर की, वेपर प्रेशर की बात आई। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। तो ऐसे ही एक सेल और देखते हैं। एक अगर हमारे पास सेल है जिंक और HCl की सेल, जिंक और HCl, जिंक HCl सेल। अगर हमारे पास जिंक और HCl सेल है तो डेफिनेटली आपको पता है हाइड्रोजन के लिए क्या, हाइड्रोजन के लिए E0 सेल जो होता है दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है। और Zn के लिए E0 सेल ये आपने पढ़ा कि ये -0.76 वोल्ट होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 0 इज ग्रेटर देन -0.76 वोल्ट, तो डेफिनेटली इसका तो ऑक्सीडेशन होना है, इसका ऑक्सीडेशन होना है। और इसका क्या हो जाएगा, अब रिडक्शन हो जाएगा। क्या प्रोसेस होगा, तो क्या होगा इन दोनों में, जो हॉक्स रिएक्शन से पहले लिख ले। हॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन अगर जिंक का हो रहा है तो जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और रिडक्शन अगर HCl का हो रहा है तो डेफिनेटली H आयन जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H एटम में कन्वर्ट होगा। या 2H आयन ले लें 2, तो ये 2H एटम होगा जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2 में, H2 गैस बना लेगा। तो ये हो गया आपका क्या, रिडक्शन का हाफ सेल, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। अब दोनों का सेल नोटेशन हमें लिख लेना है जैसे हम लिखते हैं। कैसे, तो यहां पे लिख लेंगे क्या, Zn से क्या हो रहा है, Zn +2, साल्ट ब्रिज हमने लगाया, साल्ट ब्रिज लगाने के बाद यहां क्या होगा, H आयन, और H आयन से क्या बन रहा है, H2। यहीं पे हम लिख लेंगे ऐसे प्लैटिनम, बस और कुछ नहीं करना है हमको।
अब अगर इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव करना है तो बस ऐसे कर लो, Zn प्लस 2 ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन, साल्ट विद HIN जो होगा वो एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन अगर दे रहा है तो रिप्रेजेंट कर देंगे, H2 बन गया और यहाँ होगा क्या, प्लैटिनम। इस तरह से ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। अब इसका कंसंट्रेशन तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन मान लो 1 अमोनियम है तो इसका कंसंट्रेशन जब रिप्रेजेंट करना होगा तो हम प्रेशर देंगे 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा दिया रहेगा। तो इस तरह से अगर किसी भी सेल के अंदर कोई प्रोटॉनिक एसिड उपस्थित है तो उस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से सेल नोटेशन लिखते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिटरमिन करें और कैसे हम लोग सेल पोटेंशियल को डिटरमिन करें, सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को प्रिपेयर करिए, एकदम प्रिपेयर्ड रहिए ताकि जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो आप उनको आंसर दे पाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो